नमस्कार दोस्तों। आज मैं प्रख्यात कथाकार राजेंद्र चंद्रकांत राय की किताब खुसरो दरिया प्रेम का से विलियम हेनरी स्लीमन की प्रेम कथा पर आधारित छठवीं किस्त लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सुनिएगा। दोस्तों, जब पिछली किस्त में यानी पांचवी किस्त जब मैं आपको सुना रहा था तो आपको याद होगा कि उस समय विलियम हेनरी स्लीमन की जो प्रेयसी हैं एमिली, वे ठगों के बारे में स्लीमन से जानकारी लेने की जिज्ञासा व्यक्त कर रही थीं और स्लीमन उन्हें ठगों के बारे में बता रहे थे। आगे वे क्या बता रहे हैं, सुनिएगा। पल भर के लिए स्लीमन चुप हो गए। पहले जब मैं उनकी खोजबीन में लगा था तो मेरे अफसर मुझ पर हंसा करते थे कि मैं ऐसे काल्पनिक लोगों की तलाश में पड़ गया हूं जो कि हैं ही नहीं। मेरे सहयोगी मेरे साथ काम करने से कतराते थे क्योंकि उन्हें भी ऐसा लगता था कि वे एक फिजूल के काम में जाया हो रहे हैं। और अब जबकि मैंने सच्चाई को रहस्य के अंधेरे से बाहर निकाल कर दिखा दिया है तो मैं ठगी स्लीमन कहा जाने लगा। वे फिर थोड़ा रुके। लोग कहते हैं तो कहा करें, अभी मुझे बहुत काम करना है। मैं उन्हें जड़ से मिटा देना चाहता हूं। हत्यारों के लिए कहीं कोई जगह नहीं हो सकती। स्लीमन ने अपनी बात पूरी की और चुप हो गए। फिर वहां एक लंबी चुप्पी छा गई। एमिली स्लीमन के शब्दों के जादू से सम्मोहित थीं। बोलते समय स्लीमन के चेहरे पे जो गजब का आत्मविश्वास और ओज चमचमा रहा था, उसने एमिली की जुबान तालू से चिपका दी। स्लीमन उठ खड़े हुए। थैंक्स फॉर द कॉफ़ी। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। ओके, गुड बाय। वे उठकर अपनी सधी हुई चाल से बाहर निकल गए। इमली ने उनको बाहर जाते हुए देखा तो सम्मोहन टूटा। वे उनके पीछे भागीं। मिस्टर विलियम प्लीज। स्लीमन गेट पर रुक गए। मुड़कर देखा। यस एमिली, माफ कीजिएगा, मैं तो आपकी बातों में बिल्कुल ही खो गई थी। स्लीमन मुस्कुराए। एमिली के गाल थपथपाते हुए बोले, नो प्रॉब्लम, मैं खोए हुए लोगों को खोज लेता हूँ। ओह, थकान आ रही है। चलिए नीचे चलते हैं स्वीट में। बहुत देर हो गई यहाँ पर खड़े हुए। समुद्र का नज़ारा बहुत हो चुका, अब आराम कीजिए। एमिली स्लीमन को सहारा देकर वापस कक्ष में ले गईं। फिर घंटी बजाकर वेटर को बुलाया और उसे नाश्ता लगाने के लिए कहा। नाश्ते के समय एमिली ने उन्हें रेडियो पर सुनी उस दिन की खबरों के बारे में बताया। दोपहर को स्लीमन ने लंच लेने से इनकार कर दिया। नाश्ते के बाद भूख का एहसास तक न था। कुछ बेचैनी भी रही। एमिली ने भी लंच के नाम पर सिर्फ सूप भर लिया। क्या तबीयत ठीक नहीं लग रही है? हाँ, फीवर सा है। डॉक्टर बुलाती हूँ। रहने दो। क्यों? विलियम ने मुंह सिकोड़ कर कहा। फिर वही थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, टैबलेट्स, इंजेक्शंस। मैं इन सब चीज़ों से आजिज आ चुका हूँ एमी। मुझे इनसे छुटकारा दिलाओ। देखो विली, अपनी सेहत के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर ही ठीक सलाह देंगे। स्लीमन थकान के कारण खामोश रहे आए। एमिली ने डॉक्टर बुलवा लिया। बुखार 101 डिग्री निकला। कफ बन रहा था और छाती में फंसा हुआ था। डॉक्टर ने जरूरी इंजेक्शन दिया और नर्स को कफ निकालने की हिदायत दी। क्लब में स्लीमन के व्याख्यान का आयोजन किया गया था ताकि ठगों के संबंध में
यूरोपियनों की जिज्ञासाओं को संतुष्ट किया जा सके। इस सूचना ने कि विलियम स्लीमन ठगों पर अपना व्याख्यान देंगे, उस दिन यूरोपियनों की एक बड़ी और उतावली भीड़ को खींचकर क्लब में जमा कर दिया था। उन सबने उस इतवार की शाम को ठगों के नाम कर दिया था। सभा कक्ष तो खचाखच भर ही गया। दरवाजों के बाहर गलियारों तक उत्कंठित लोगों से भरे हुए थे। स्त्रियां विशेष रूप से उत्तेजित दिख रही थीं, मानो वे कोई हॉरर फिल्म देखने आई हों। लोगों ने समय से पहले ही आकर आसन ग्रहण कर लिए थे, जैसे कि उन्हें भय हो कि अगर देर हो गई तो उन्हें कुर्सी नहीं मिलेगी, अथवा वे ऐसी जगह बैठने से वंचित हो जाएंगे जहां से उनके व्याख्यान को ठीक तरीके से सुना जा सकता हो। क्लब के सचिव और 3-4 अन्य कर्ता धर्ता क्लब के बाहर स्लीमन के स्वागत के लिए उपस्थित थे। ठीक समय पर स्लीमन अपने घोड़े पर आते हुए दिखाई दिए। उनके पीछे 4 और घुड़सवार थे। इनमें से 2 तो उनके सहयोगी ही थे और 2 पुलिस विभाग से उनके अंगरक्षक। सेक्रेटरी ने अपने सहयोगियों सहित आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। वे घोड़े से उतरे तो वहां पर मौजूद सईस घोड़े की लगाम थामकर उसे उस जगह ले गया जहां घोड़ों को एक अस्थायी स्तबल में रखा जा रहा था। स्लीमन जैसे ही सभा कक्ष में पधारे, तालियों की गड़गड़ाहट से समूचा सभा कक्ष गूंज उठा। लोग अपनी जगह पर खड़े होकर तब तक तालियां बजाते रहे जब तक कि स्लीमन अपने लिए निर्धारित स्थान पर पहुंचकर बैठ नहीं गए। एमिली बहुत पहले ही वहां पहुंच गई थी और सामने से दूसरी पंक्ति में बैठकर अपने नायक को निहारने का सरंजाम कर चुकी थीं। उन्हें लग रहा था कि लोगों की तालियां उन्हीं के हृदय से फूट रही हैं और न जाने क्यों ऐसा भी लग रहा था कि उनकी आंखों से किसी भी पल आंसू छलक जाएंगे, विभोर हृदय से उपजे आंसू। सेक्रेटरी ने संबोधित किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे क्लब के माननीय सदस्य और जबलपुर के एक सबसे विशिष्ट सिविल अफसर माननीय विलियम हेनरी स्लीमन साहब का हम क्लब की ओर से स्वागत करते हैं। हम सभी जानते हैं कि वे आज यहाँ दुनिया के सबसे खूंखार कातिलों के बारे में अपना व्याख्यान देने के लिए पधारे हैं। मुझे यह कहते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि वे ऐसे एकमात्र अंग्रेज अफसर हैं जिन्होंने ठगी के रहस्यमय मायाजाल को काटकर इस सदी के सबसे खतरनाक कातिलों को कैद करने में सफलता पाई है। आइए इस बारे में हम उन्हीं से सुने तो बेहतर होगा। आइए मिस्टर स्लीमन। मिस्टर स्लीमन के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। स्लीमन विनम्रता और गरिमा के साथ उठ खड़े हुए। एमिली को उस समय उनकी शख्सियत अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा खास लगी। उन्हें लगा जैसे कोई गवर्नर जनरल ही वहां आ खड़ा हुआ हो। एमिली की देह चरम उत्सुकता और एकाएक बढ़ गई उत्तेजना के कारण कांपने लगी। लगा स्लीमन पहला शब्द उच्चरित करेंगे और उनके प्राण फड़फड़ाते हुए बाहर निकल पड़ेंगे। रोम रोम आंखें हुईं और रंध्र रंध्र कान हो चले। स्लीमन ने आरंभ किया, क्लब के माननीय सचिव महोदय, माननीय सदस्यगण और यहाँ पधारे हुए देवियों एवं सज्जनों, मैं आपका इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और उस विषय को जानने समझने की उत्सुकता दिखाई जिस पर मैं इन दिनों काम कर रहा हूँ। एमिली ने महसूस किया कि स्लीमन केवल उन्हें ही संबोधित कर रहे हैं, यहाँ तक कि केवल उन्हें ही देख रहे हैं। स्लीमन का हार्दिक धन्यवाद सिर्फ उन्हीं के लिए है और सिर्फ उन्हीं ने उसे हृदय से ग्रहण किया है। उन्होंने आगे कहा, मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप ऐसा समझ बैठे हों कि हिंदुस्तान हत्यारों, डाकुओं और ठगों का ही देश है तो यह पूरी तरह से गलत होगा। यहाँ पर महान ज्ञानी, संत, फकीर, साहित्य मर्मज्ञ और कलावंतों की बड़ी तादाद है।
धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन जीने वाले लोगों से यह देश भरा हुआ है। हम इस देश के देशवासियों के साथ ही रहते हैं। नगरों, बाजारों, बंदरगाहों में हमारा उनका मिलना जुलना हर समय होता है। ऐसे सीधे सरल लोगों की तादाद ही देश की असली आबादी है। वे तो मुट्ठी भर लोग हैं। इतने बड़े मुल्क में उनकी बिसात ही क्या है। पर ठग और कातिल के रूप में वे जरूर डरावने लगते हैं। और जब तक वे पकड़े नहीं गए थे तब तक एक अबूझा हुआ रहस्य भी बने हुए थे। पर अब तो वे हमारी कैद में हैं। डॉक्टर एच स्प्री भी यहाँ मौजूद हैं। वे जबलपुर जेल में डॉक्टर हैं। वे कैद में रखे हुए ठगों की चिकित्सा कर रहे हैं। वे ठग हमारी ही तरह के बिल्कुल साधारण इंसान हैं। उनसे डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। बस जब वे अपनी ठगी पेशे में थे तब उनसे बड़ा हत्यारा और कोई नहीं था। श्रीमान क्षण भर के लिए रुके, फिर बोले, ठगों के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। जब 19वीं शताब्दी की शुरुआत हो रही थी तब यह देश लगभग एक अंधेरे काल में पहुंच गया था। उन दिनों मुगलों का पतन हो रहा था। एक केंद्रीय सत्ता छिन्न भिन्न हो रही थी। अराजकता का वातावरण बना हुआ था। छोटे छोटे शक्ति शिखर पनप रहे थे, अस्थिर और डगमग। ऐसे में लुटेरों, चोरों और डकैतों की बन आई थी। हर तरफ लूट और कत्ल हो रहे थे। इक्का दुक्का अंग्रेज कोठियां रोशन थीं, पर कब वहां भी अंधेरा छा जाएगा कोई कह नहीं सकता था। राजा और नवाब लड़ झगड़ रहे थे। कोई जीत रहा था तो कोई पराजित हो रहा था। कोई जश्न मना रहा था तो कोई मातम। स्लीमन ने पल भर सभा को निहारा। उनकी यही व्याख्यान कला है। अदा भी यही है अदा भी यही है, बोलते बोलते कौतूहल पैदा कर देना और क्षण भर के लिए खामोश हो उसे अपने श्रोताओं के दिलों में पैदा होने देना। उन्होंने आगे कहना शुरू किया। सेनाएं लूटपाट कर रही थीं, महल और हवेलियां लुट रही थीं। शर्म से कहना पड़ रहा है कि उन दिनों जो अंग्रेज हिंदुस्तान में नए नए आए थे वे भी उन लूटों में शामिल थे। वे सल्तनतें छीनने में जुटे थे, देसी फौजों को तितर बितर कर रहे थे, राज्यों के खजानों को निजी उपयोग में लाने के लिए अपने कब्जे में ले रहे थे। और जो निहत्था था, गरीब था, असहाय था, सरल था, सीधा था, यानी कि महज एक हिंदुस्तानी नागरिक था, उसका जीवन तबाह हो रहा था। स्लीमन ने मेज पर रखी गिलास को उठाकर पानी का एक घूंट लिया। सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज भी चरमरा गए थे। कहीं सती प्रथा की आग जल रही थी तो कहीं नवजात स्त्री शिशुओं की हत्याएं हो रही थीं। लोग दास बनाए जा रहे थे और उन्हें खरीदा बेचा जा रहा था। साधु संतों तक ने धर्म के नाम पर हथियार उठा लिए थे। नागा, पिंडारी, वर्गी, सन्यासी, बैरागी, गुसाई, दादूपंथी और इससे भी बढ़कर बंगाल के सन्यासियों ने खुंखार से खुखवार डकैतों को भी मात कर दिया था। उन लोगों ने शास्त्रों से रिश्ता तोड़कर शस्त्रों से संबंध बना लिया था। ठग भी इन्हीं रास्तों पर चलने वाले वैसे ही क्रूरतम कातिल हैं। वे कोई अलग नहीं हैं। हाँ, ठगों ने संगठित अपराध के ताने बाने को इस तरह बुन लिया है कि सैकड़ों सालों से वे लूट और हत्याएं कर रहे हैं, परंतु उन्हें कोई भांप तक न सका। यात्रियों के काफिले लुटते रहे और मारे जाते रहे, परंतु प्रमाण का एक तिनका तक नहीं मिलता था। स्लीमन ने सभा पर एक विहंगम दृष्टि डाली। वहां सम्मोहन जनित सन्नाटा छाया हुआ था। हाँ, ठगों के अपराध में एक अनोखी बात यह जरूर देखने में आती है कि वे अपनी हत्याओं को हत्या नहीं मानते, लूट को लूट नहीं समझते, यहां तक कि वे स्वयं को अपराधी तक नहीं मानते।
उनके मन में अपने दुष्ट कर्म के लिए कोई अपराध बोध नहीं है। वे तो इसे एक प्रकार का धार्मिक कृत्य ही मानते हैं। वे इस काम में पूरी आस्था और निष्ठा के साथ जुटे हुए हैं। ठगों ने अपने को भवानी पुत्र मान रखा है। वे कहते हैं कि वे जो कुछ भी करते हैं वह सब भवानी के आदेश पर ही करते हैं। भवानी संसार में बढ़ते हुए पाप के बोझ को दूर करने के लिए उनके माध्यम से काम करती हैं। ठगों के कुल 7 आदि कुल हैं। ठगों के कुल 7 आदि कुल हैं। वे उन्हें गोत्र कहते हैं। बाहलीन, भिन्न, भुजसोत, काचुनी, हुत्तार, गानू और तुंदिल। आज भारत में जहाँ कहीं भी ठग हैं, उनकी वंशावली इन्हीं 7 गोत्रों में से किसी एक गोत्र से शुरू होती है। ठगों के हत्या करने के अलग अलग तरीके हैं। कोई पीले रुमाल में महारानी की छाप वाला चांदी का 1 रुपये का सिक्का बांधकर उसे शिकार के पीछे से गर्दन में डालकर फांसी लगा देता है, तो कोई धतूरे का जहर खिलाकर अपने शिकार को मार डालता है, और कुछ लोग नाव से नदी पार करते समय हत्याएं कर देते हैं। हत्याओं के बाद सुनसान जगहों पर उनकी कब्र बना देते हैं। फिर माँ भवानी को शुक्रिया अदा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और तुपौनी का गुड़ खाते हैं। यही उनका प्रसाद है। फिर स्लीमन चुप हो गए। सभा मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। उन्होंने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, मित्रों, अब वे कानून की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। जेलें भरती जा रही हैं, पर वे भी हमारी तरह मनुष्य ही हैं। कानून अपराध को देखता ही है, पर जरूरत है इसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष को भी देखने की। ये अपनी आजीविका के लिए और कोई दूसरा काम नहीं जानते। यदि उन्हें उनके बच्चों और स्त्रियों को कोई दूसरा साधन उपलब्ध न कराया गया, तो वे मजबूरी में वे भी इसी हत्यारे कर्म में उतर जाएंगे। मैं जबलपुर में उनके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने का इरादा रखता हूँ। जो गुनहगार हैं वे सजा पाएंगे, लेकिन जो उनके आश्रित हैं वे आजीविका के नए साधनों को सीखकर अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के हकदार हैं। मैं ठगी मामलों में सरकार के लिए एक रपट तैयार कर रहा हूं, पर अभी तो हमारा काम शुरू ही नहीं हुआ है। अभी बहुत सा जानना और किया जाना शेष है। कानून और अदालतों के तौर तरीके बाधा बन रहे हैं। गवाहों की उपस्थिति की अनिवार्यता और मुकदमों के लंबी अवधि तक चलते रहने के कारण हमारी अदालतों में कोई गवाही देने नहीं आना चाहता। इस प्रक्रिया में कई प्रकार के बदलावों की जरूरत है। मैंने अपनी ओर से गवर्नर जनरल साहब को कुछ सुझाव भेजे हैं। वे भी इस मामले में गंभीर हैं और हत्यारों से इस देश को निजात दिलाने के लिए पक्का इरादा कर चुके हैं। स्लीमन पल भर के लिए रुके, मुस्कुराए, फिर कहा, मैं ठगी स्लीमन हूँ। यह नाम रखा तो मेरे अपने देश के बंधुओं ने ही था, परंतु अब खुद ठगों ने भी मुझे ठगी स्लीमन कहना शुरू कर दिया है। वे कहते हैं कि मैंने ही उन्हें ठग लिया है। कुछ सिर शर्मिंदगी में झुक गए। शेष के होठों पर मधुर हास्य छलक आया। स्लीमन ने कहा, धन्यवाद, धन्यवाद मित्रों, आप सबने रुचिपूर्वक मुझे सुना, इसके लिए हृदय से मेरा धन्यवाद। पर यह धन्यवाद शब्द एमिली के हृदय पर पत्थर की तरह लगा। वह तो अभी और सुनना चाहती थी। सुनते रहने की इच्छा ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। युगों युगों तक उनके कान उस वाणी को सुनते रहने के प्रलोभी बन गए थे, और आंखें उन होठों को हिलते और एक लय में डोलते हुए देखते रहने की। पर ऐसा हो न सका। धन्यवाद के एक पत्थर ने सब चूर चूर कर दिया। तालियां गड़गड़ाने लगीं। उनकी दोगुनी तेज आवाजों से पूरा सभा कक्ष गूंज उठा। लोग स्लीमन और उनके व्याख्यान के आदर में अपनी जगहों पर खड़े हो गए। करतल ध्वनियां जारी रहीं। एमिली ने महसूस किया
अंग्रेज युवतियां स्लीमन पर फिदा हुई जा रही हैं। वे उन्हें घेरे हुए हैं, उनसे सटी जा रही हैं। एमिली को यह सब बेहद नागवार गुजरा। क्यों गुजरा यह पता नहीं। स्लीमन और सची वगैरह अपनी जगह से उठे और उस दूसरे हॉल की ओर बढ़ गए जहां ड्रिंक्स और स्नैक्स का इंतजाम किया गया था। पर लोगों ने कदम कदम पर उन्हें रोका, हाथ मिलाकर बधाइयां दी, घेरा डाला, भीड़ बनाई। स्त्रियां लपक लपक कर उनके निकट से निकट पहुंचने की होड़ में पड़ी रहीं। एमिली जरा दूर से यह सब देख रही थी। आनंद और संतोष अंदर से उफन रहा था, परंतु बाहर से वे बहुत धैर्यवान बनी हुई थीं। एक कृत्रिम धैर्य को उन्होंने ओढ़ लिया था। धीमे कदमों से भीड़ से काफी पीछे रहकर ही वे कुछ अन्य युवा महिलाओं से बातें करती हुई खरामा खरामा चल रही थीं। बातें उधर कर रही थीं और कान इधर लगे थे। नजरें बार बार वहीं जा पहुंचती थीं जहां उन्हें नहीं पहुंचने देने के लिए वे जतन कर रही थीं। एमिली की ये नई सहेलियां उनसे मॉरिशस के बारे में जानने को उत्सुक थीं। वही वही बातें वह उन्हें बार बार बता रही थीं। स्लीमन को घेरे रखने वाला झुंड अब दूसरे हॉल में पहुंच गया था। वहां संगीत की भी व्यवस्था थी। मधुर और मध्यम संगीत ने एक मोहक वातावरण रचना आरंभ कर दिया था। एमिली को ताजुब हो रहा था कि स्लीमन की आंखें क्या उन्हें अब तक भी नहीं देख पाई हैं। वे तो एकदम आगे की कतार में ही मौजूद थीं। भाषण देते समय उन्होंने उसे कई बार उनकी तरफ देखा भी था, पर उस देखने में उन्हें देखना नहीं दिखा। और अगर उन्होंने उसे देख लिया है तो फिर वे अपनी ओर से उससे मिलने की कोई कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसा सोचते हुए उन्हें गुस्सा आ गया। यदि स्लीमन को उसका ख्याल नहीं है तो वही क्यों उनके लिए मरी जा रही है। अगर स्लीमन को अपने ओहदे और रुतबे का उसकी तुलना में कहीं ज्यादा ख्याल है तो वह भी भागी भागी उनके पास नहीं पहुंच जाएगी, बल्कि जरा दूरी ही बनाकर रखेगी। एमिली ने अब अपनी नई सहेलियों को कुछ ज्यादा ही तवज्जो देते हुए उस दूसरे कोने का रुख किया जो स्लीमन की उपस्थिति वाली जगह की विपरीत दिशा में था। लड़कियों के उस झुंड ने ड्रिंक्स थामे और अपनी बातों में मशगूल हो गईं। एक ने कहा, मिस्टर स्लीमन कितने स्मार्ट हैं। हाँ, और बहादुर भी, दूसरी बोली। उनके व्यक्तित्व में जादुई आकर्षण है, तीसरी ने कहा। और व्याख्यान तो किस अदा से देते हैं, हाय। चलो उनसे परिचय करें। हाँ हाँ क्यों नहीं, हाँ हाँ क्यों नहीं। एमिली इन बातों से दूर ही रहीं। आप नहीं चलेंगी मिस एमिली? मेरा छोटा मोटा परिचय पहले से है, आप उनसे मिल लें, मैं जरा बाद में मिल लूंगी। लड़कियों का समूह हंसता फुदकता स्लीमन की तरफ चला गया। ठंड की अधिकता को महसूस करते हुए एमिली ने दूसरा ड्रिंक भी थाम लिया। हेलो मिस एमिली, कैसी हैं आप? स्लीमन जाने कहां से आकर आयन उनकी पीठ पर आकर खड़े हो गए थे। वे चौंक कर झटके से मुड़ी। आप? हाँ मैं। मौका ही नहीं मिल रहा था कि आपको हेलो कर सकूं। एमिली का सर्वांग झंकृत हो गया, सिहरन देह में दौड़ चली। वे शरारतन मुस्कुराईं। तो आप मौके की तलाश में थे? जी हाँ, देख रहा था आप इधर हैं, पर उधर से छुट्टी ही नहीं मिल पा रही थी। एमिली सामान्य हुई। अच्छा, पर आज आपका व्याख्यान तो लाजवाब रहा। कांग्रेट्स, थैंक यू। फिर वे क्लब की उस इमारत के बाहरी बरामदे में निकल आए और ठंड के नम एहसास को पीछे ठेलकर देर तक आपस की बातों में तल्लीन रह आए। लोग घरों के लिए लौट पड़े थे। परिसर खाली होता जा रहा था। स्लीमन को लगा कि अब उन्हें भी निकल जाना चाहिए। स्लीमन ने पूछा, मिस एमिली आप कैसे आई हैं? पैदल ही। तो फिर चलिए, मैं आपको छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। सईस घोड़े को पीछे पीछे लेकर आओ। जी हुजूर। वे आगे आगे बतियाते और खिलखिलाते चले। घोड़ा उनका अनुगमन करता रहा। एमिली चाहती रही कि रास्ता लंबा हो जाए, उनके घर का छोर कभी ना आए, पर वह आ ही गया। एमिली को उनके घर के फाटक पर ही विदा करके स्लीमन घोड़े पर सवार हुए और गुड बाय कहकर
चले गए। एमिली उनका प्रोफाइल देखती रहीं। वे समर के योद्धा लग रहे थे। रात होते होते स्लीमन का बुखार बढ़ गया। समुद्री हवाओं ने खासा नुकसान पहुंचाया था। डॉक्टर तीमारदारी में लगा रहा। वे बेहाल हुए जा रहे थे। छाती में तकलीफ थी। एमिली दौड़ भाग में जुटी थीं। छाती में रम की मालिश कर रही थीं, ड्रिंक दे रही थीं, दवाइयाँ खिला रही थीं। आधी रात तक यह सिलसिला चला। फिर स्लीमन को नींद आ गई। शायद इंजेक्शन और दवाइयों का असर हो। ठंड गुजरी और बसंत के सुनहरे दिनों में एमिली स्लीमन की मित्रता ने और भी गहरे रंग ग्रहण किए। उन्होंने जबलपुर के इर्द गिर्द की बहुत सारी जगहों की सैर की। भेड़ाघाट का जलप्रपात देखा, नौका विहार किया, 64 योगिनी मंदिर और गौरी शंकर मंदिर के दर्शन किए। स्लीमन ने उन जगहों के बारे में बहुत सारी मिथकीय, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जानकारियां दी। नर्मदा नदी के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, जानती हो एमिली, नर्मदा नदी के नर्मदा नदी को यहाँ के लोग नदी नहीं माता मानते हैं। माता भी ऐसी जो कुंवारी हो, जिसने कभी शादी ही नहीं की। अरे नदी और माँ, माँ भी और कौमार्य भी। हाँ, असल में इसकी भी एक कहानी है। कहानी? तो हम तो उस कहानी को जरूर सुनेंगे। प्लीज बताइए ना। जबलपुर से पहले एक जगह पड़ती है अमरकंटक। वहीं से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। वहीं पर एक और नदी है सोनभद्र, जिसे लोग सोन नदी कहते हैं। हालांकि सोन नदी का नाम पुल्लिंग है। भारत में दो नदियां अपने पुल्लिंग नाम से जानी जाती हैं। एक तो यहाँ सोन और दूसरी ब्रह्मपुत्र। सोन भी उसी जगह से उत्पन्न हुई है जहां से नर्मदा। तो हिंदुस्तानी मिथ के अनुसार नर्मदा का विवाह सोन से होने वाला था। नर्मदा के पिता ने नर्मदा के विवाह के लिए एक शर्त रखी थी कि जो भी गुल बकावली का फूल लेकर आएगा, नर्मदा का विवाह उसी से किया जाएगा। बहुत से राजकुमारों ने फूल को खोजने और लाने की कोशिशें की, पर कोई नहीं ला सका। वह एक दुर्लभ फूल था, गुलबकावली, जो किसी जंगल घाटी में पाया जाता था। पर कहाँ, यह किसी को पता न था। किसी को भी पता न था। हाँ, उसे खोजना था और खोजने में प्राण की बाजी लगा देनी थी। तो क्या सोन ने उसे खोज लिया था? हाँ, एकमात्र वही था जो गुल बकावली के फूल को खोज कर ले आया था। उसने शर्त पूरी कर दी थी। नर्मदा के पिता ने सोन के साथ नर्मदा का विवाह तय कर दिया और सोन से कहा कि वह अपने परिजनों के साथ बारात लेकर आए ताकि विवाह संपन्न कराया जा सके। फिर सोन वापस चल पड़ा। वह वहां से तो वापस चल पड़ा था, पर उसके मन में नर्मदा को देखने की उत्कंठा थी। उसने नर्मदा के अपूर्व सुंदरी होने के बारे में सुन रखा था, तो वो अपने घर नहीं गया। नर्मदा के मेकल महाराज के राज्य की सीमा पर ही उसने अपना पड़ाव डाल दिया। उसे नर्मदा के उस तरफ आने की प्रतीक्षा थी। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? नर्मदा को उनकी गुप्तचर सहेली ने बताया कि सोन तो पड़ाव डालकर यहीं पर टिके हुए हैं। उनके मन में आपको देखने की लालसा है। यह सुनकर नर्मदा को अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि सोन तो एक व्यक्तित्वहीन राजकुमार है। उसमें धैर्य, गरिमा और आत्मसम्मान तक नहीं है। नर्मदा ने उसकी परीक्षा लेने का मन बनाया ताकि वे उसके बारे में गहराई से सब जान सकें। ओह गुड! तब नर्मदा ने अपनी एक सहेली जोहिला को, जो एक नाई की बेटी थी, सोन के पास भेजा कि वह जाकर पता लगाए कि आखिर ये सोनभद्र जी हैं किस तरह के चरित्र वाले। और जानती हैं मिस एमिली, जोहिला भी असल में एक तीसरी नदी है।
वह भी अमरकंटक से ही निकलती हैं। वह भी एक और नदी, वेरी इंटरेस्टिंग। जोहिला भी कम सुंदर न थी। सोन ने उसे देखा तो वह उसी पर मोहित हो गया। जोहिला को उसने आलिंगन में ले लिया। जोहिला भी एक राजकुमार का प्रेम पाकर निहाल हो गई, उसके प्रेम में डूब गई। वह भूल गई कि उसे सोन की परीक्षा लेने के लिए भेजा गया है। वह कई दिनों तक वापस ही नहीं आई। अरे वह तो पूरा अंग्रेज निकला। ज्यादातर ऐसे ही हुआ करते हैं, फ्रेंच भी। सॉरी, हमारा वह मतलब न था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर नर्मदा ने पता लगाने का निश्चय किया। वे अपनी कुछ सहेलियों के साथ सोन के पड़ाव के आसपास जा पहुंची। उन्होंने पेड़ों की ओर से देखा कि सोन और जोहिला एक दूसरे में डूबे हुए हैं। जोहिला और सोन को किसी की परवाह नहीं है। तब वे क्रोध में आ गईं। गुस्से के कारण उनके मुंह से एक हुंकार निकल गई। जोहिला ने उस हुंकार को पहचान लिया। वह डर गई, डर से कांपने लगी। वह तुरंत सोन की बाहों से निकलकर नर्मदा की ओर भागी। फिर फिर क्या था? जोहिला जैसे ही नर्मदा के निकट पहुंची, नर्मदा ने उसकी कमर पर एक ऐसी लात मारी कि उसकी कमर ही टेढ़ी हो गई। अरे, अगर आप कभी अमरकंटक जाएं तो आप वहां पर देख सकती हैं कि जोहिला नदी एक घुमाव के साथ बहती है, क्योंकि उसकी कमर टेढ़ी हो गई है। वंडर्स। नर्मदा ने जो कुछ देखा था, इससे उनके हृदय को गहरी ठेस लगी थी। उन्होंने ऐसे व्यक्ति से विवाह न करने का निर्णय कर लिया। एक चरित्रहीन और व्यक्तित्वहीन वर उन्हें अपने योग्य नहीं लगा। गुड। उन्होंने सिर्फ सोन से ही विवाह न करने का निश्चय नहीं किया, बल्कि ये भी प्रण कर लिया कि वे अब कभी भी किसी से भी विवाह नहीं करेंगी, आजीवन कुंवारी रहेंगी। समस्त पुरुष वर्ग से ही उन्होंने मुख मोड़ लिया। गुड, दैट इज द स्पिरिट। नर्मदा फिर भारी क्रोध के साथ उफनती कूदती हुई सोन की विपरीत दिशा में बहती चल पड़ी। नर्मदा ने संगमरमर के बड़े बड़े पहाड़ काट डाले, कंदराएं बना दी, प्रपात निर्मित किए और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर यहाँ के लोग उन्हें माँ क्यों कहते हैं? उनका कहना है कि नर्मदा अपने पानी से फसलें पैदा करती हैं, जिसे खाकर और नर्मदा का जल पीकर उनका जीवन फलता फूलता है। यही तो एक माँ भी करती है। तो नर्मदा भी माँ ही हुई ना, लाखों करोड़ों लोगों की माँ। अद्भुत, कितनी ऊंची भावना है। नदी भी एक माँ है। वाह मिस एमिली, हम अंग्रेज लोग अपने को संसार की सबसे विद्वान कौम समझते हैं। साहित्य, इतिहास और सभ्यता के क्षेत्र में अपने को परम ज्ञानी मानते हैं। पर मैं तो कहता हूं कि ऐसे अंग्रेजों को भारत जरूर आना चाहिए और समझना चाहिए कि करोड़ों लोगों वाले समुदाय का हर आदमी एक नदी में अपने मां के दर्शन कैसे करता है। मैं भी अमरकंटक जाना चाहूंगी। अगर आप अपने साथ ले चलें तो क्यों नहीं, कभी भी चल सकते हैं। काम से जरा अवकाश तो मिले। पूरा बसंत ऐसे ही भ्रमण और किस्सों में बीता। स्लीमन के बहुआयामी अध्ययन और ज्ञान से एमिली हतप्रभ होती रहीं। वे सोचा करती कि विलियम तो एक बड़े अफसर हैं, उनके पास खुद अपने ओहदे से जुड़े हुए न जाने कितने सारे काम हैं। ठगों को ढूंढने, उन पर मुकदमा चलाने और सजाएं दिलाने जैसा भारी काम भी उन्हीं के पास है। फिर भी स्लीमन नई नई जानकारियों और खोजों के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। खुद भी एक इंसाइक्लोपीडिया बन गए हैं। कमाल का व्यक्तित्व है। दोस्तों, स्लीमन की प्रेम कथा की 6वीं किस्त आपने सुनी। अगले किसी अन्य एपिसोड में हम इस विलक्षण प्रेम कथा की 7वीं किस्त के साथ आपके समक्ष होंगे। तब तक आप अपना स्नेह भेंट करते रहिए। जिन साथियों ने अभी तक अपने चैनल
लाइव विद लक्ष्मीकांत को सब्सक्राइब ना किया हो वे कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें, डिसलाइक भी करें। अपने सुझावों से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मददगार सिद्ध हों। अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।